हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और सभी को गुड इवनिंग मेरी तरफ से। तो नाम तो आपको पता ही होगा मेरा कि मेरा नाम क्या है। प्रिया राठौर हूँ मैं और आपका इस क्लास में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और क्या पढ़ने वाले हैं, वही हमारा चैप्टर जो इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है पहले से बोल रहे थे मैम एनिमल स्टार्ट कर दीजिए। तो वही चैप्टर नंबर 7 जो हम पढ़ रहे हैं, क्लास 11th, ठीक है। और लेक्चर नंबर आज हम पढ़ने वाले हैं 7, ठीक है। चैप्टर फ्लो आपको पता ही है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो स्पेशल छोटा सा एक टॉपिक है, वो है केचुए का जनन तंत्र पढ़ने वाले हैं। और इसके लिए आपकी बुक के पीछे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसमें क्वेश्चन है कि केचुए के जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो इसीलिए भी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसको हम थोड़ा सा अच्छी तरह से करेंगे, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा चेंज भी बता दूंगी। और जो बच्चे बैच से जुड़े हुए हैं उनके पास तो नोट्स पहुंच ही जाएंगे, लेकिन जो नहीं है उनके लिए थोड़ा थोड़ा मैं आपको आइडिया दे दूंगी कि आप क्या इसमें और जो है अच्छा कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो केचुए का जनन तंत्र जो है वो हम शुरू करने वाले हैं। भाई जनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। अब दुनिया में आया है तो कुछ काम कर ले, और जानवरों को आपको पता ही है कि मेन काम क्या है, अपनी जाति को बढ़ाना यानी स्पीशीज को बढ़ाना। और उसके लिए हमारे पास जो सजीव हैं उनके पास एक मेन कैरेक्टर जो है वो है जनन करना यानी कि रिप्रोडक्शन करना। तो बस वही करना है हमें। और कैसे करते हैं केचुए जनन वो हम यहाँ पर देखेंगे, साथ में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले केचुए उभयलिंगी होते हैं, ये बात मैंने शायद आपको पहले ही बता दी है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखेंगे। और इससे पहले वाले कुछ चैप्टर्स में जब हमने वही एनेलिडा पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि ये जनरली उभयलिंगी होते हैं, और वहां पे भी हमने देखा था। उभयलिंगी को क्या कहते हैं इंग्लिश में भाई? हर्मेफ्रोडाइट, ठीक है। क्या होता है उभयलिंगी? वैसे यहां लिखा हुआ है, मैं भी आपको समझा देती हूं। ऐसे जीव जिनमें नर व मादा एक ही शरीर में रहते हैं उसे हम हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं, ठीक है। चलिए, या बाइसेक्सुअल, अगर आप द्विलिंगी जिसको कहते हैं। भाई उभयलिंगी और द्विलिंगी एक ही है, हम पिछले कई चैप्टर्स में, प्लांट वाले चैप्टर्स में भी बात करके आए हैं। और मैंने वहां पे आपको बताया था कि जनरली जब हम द्विलिंगी वर्ड यूज करते हैं तो हम पादप और जंतु दोनों के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम जब इंग्लिश वाला हर्मेफ्रोडाइट वर्ड यूज करते हैं तो ऐसा कहा जाता है, मतलब अच्छी ऑथेंटिक बुक्स जो हैं वो ये कहती हैं कि हर्मेफ्रोडाइट वर्ड जो है वो जनरली एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। अगर आप इसी जगह पादप के लिए यानी कि प्लांट्स के लिए जो द्विलिंगी है उसका ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो आप बाइसेक्सुअल यूज करिए, ठीक है। ये थी आज की छोटी छोटी मगर मोटी बात। अर्थात लेकिन फिर भी कई बुक्स लिख देती है, जैसा मैंने कहा कुछ अच्छी बुक्स और ऑथेंटिक्स बुक इस बात को एग्री करती है। अर्थात एक ही प्राणी में वृषण आपको पता है जिसको हम क्या कहते हैं भाई? टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस जो कि नर का भाग होता है, एवं अंडाशय जिसको ओवरी कहते हैं, जिससे एग बनेगा, ठीक है। मादा दोनों जनन अंग मिलते हैं एक ही प्राणी में, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है एक ही होने पर। ऐसा नहीं है कि एक ही मादा का, जैसे एक ही शरीर में तो भाई कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, उसी का स्पर्म निकाल के उसी की मादा को दे दे, ऐसा नहीं होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा आपको। ये एक अच्छी और इंटरेस्टिंग बात है इसके अंदर। इसमें 10वें व 11वें खंड में 2 जोड़ी वृषण होते हैं। अब आपको पता है केचुए को हमने क्या कर रखा है भाई? भागों में विभाजित कर रखा है। तो ये कह रहा है कि अब मैं पूरे 10 नहीं बना रही, यहाँ पे है ना, डैश डैश कर देती हूँ, आप समझ जाइएगा। क्योंकि 10 बनाने जाऊंगी या 100 या 150 बनाने जाऊंगी तो भाई बोर्ड भर जाएगा। तो 10वें में क्या है इनके पास? कितने जोड़ी है? 2 जोड़ी वृषण है, मतलब कि 10वें और 11वें में इस तरह से, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसका मेन डायग्राम जो आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, उसी को हमें बनाना है। इसकी शुक्रवाहिका 18वें खंड तक होती है। अब वृषण है, थोड़ा सा अगर आपको क्लास 10th का ह्यूमन रिप्रोडक्शन याद आ रहा हो तो वहां पे भी क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं, और उससे एक शुक्रवाहिका यानी कि वासा डिफरेंशिया निकलती है,
है ना, वासा डिफरेंशिया सेम है, नाम सेम है, लेकिन यहां पे भी क्या होगा भाई, नलियां निकलती है ये ऐसे। ये नलियां क्या है, 18वें खंड तक फैली होती है, मतलब कि 10वें 11वें से तो भाई शुरू हो रहा है काम, लेकिन ये जो नली है वो कहां तक जा रही है, 18वें खंड तक जा रही है, जहां ये प्रोस्टेट वाहिनी से जुड़ जाती है। प्रोस्टेट वाहिनी क्या है, ह्यूमन में भी होता है ना, वही कह रही हूं, थोड़ा सा क्लास 10 से आप रिलेट कर रहे हो अपने आप को, तो हम में ह्यूमंस में भी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, इनमें भी एक प्रोस्टेट ग्लैंड है और उससे एक डक्ट निकली हुई है जिसको प्रोस्टेट डक्ट कहते हैं, वहां जाकर जुड़ जाती है, इन दोनों से निकली, ठीक है, और फिर प्रोस्टेट वाहिनी से जुड़ जाती है। अब मैं उसको थोड़ा सा अलग कलर में बना देती हूँ, ये लो, ठीक है, जुड़ जाती है। ये जोड़ी सहायक अतिरिक्त ग्रंथियां 17वें तथा 19वें खंड में पाए जाती हैं। मैंने कहा ना प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है, ये 2 जोड़ी, कितने जोड़ी है भाई प्रोस्टेट ग्लैंड, 2 जोड़ी है, यानी कि 2 जोड़ी हम यहाँ पे गोले बना देते हैं भाई, 2 प्रोस्टेट ग्लैंड, 2 जोड़ी है। और कहां पर है ये, यहां पे लिखा हुआ है 17वें और 19वें खंड में। तो मैं थोड़ा सा नीचे बना देती हूँ इसको, भाई इतना भी गप्पे ठोकना अच्छा नहीं है, 10वें के नीचे ही 17वां बना दिया। तो हम क्या करते हैं, इसको 10वां मान रहे हैं, तो ग्यारह, 12, 13, 14, अब देखो मैं डैश डैश कर रही हूँ, देन मेरे पास बोर्ड खत्म हो जाएगा ना, 18वें तक या चला जाएगा क्या, 15, 16, 17 और 18वां, ठीक है, और 19वां भी बताना ही पड़ेगा, ये मान लो 19वां है नीचे। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 17वें तथा 19वें में ये प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ है भाई आपकी, यहाँ पे 17वां ये रहा और 19वां ये रहा, 2 जोड़ी है, ठीक है, 2 जोड़ी है ना, ठीक है, 2 जोड़ी, और यहां से ये आ ही रही है मिलके, इधर से ये वाली पीली वाली आ ही रही है यहाँ पे, ये कहां तक जा रही है, ये बोल रहा है 18वें खंड तक, तो ये 18वें खंड तक जा रही है, दोनों चारों से निकली हुई है, पर वो कंबाइन हो चुकी है, हमने कहा वो कंबाइन हो गई है, और इधर से प्रोस्टेट ग्लैंड की जो नलियां हैं वो भी इनसे मिल गई है ऐसे, और मिलके ये क्या कर रही है, ये सब कॉमनली फॉर्म में यहाँ पे खुलती है, 18वें खंड में खुलती है। क्यों 18वें खंड में खुलती है, क्योंकि हमने बाह्य संरचना जब पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था कि केंचुए का नर जनन छिद्र जो है वो 18वें खंड में होता है, वहीं पे जा रही है, वहीं पे ले जाया जा रहा है इनको। संयुक्त प्रोस्टेट समझ गए, संयुक्त मतलब वो दोनों प्रोस्टेट उधर से नीचे से और ऊपर से वो शुक्र वाहिका जो आ रही है वो भी, ठीक है, और शुक्राणु वाहिका 18वें खंड के अधर पार्श्व, अधर्व का मतलब वेंट्रल, अंदर की तरफ मुख होता है जहां पे, पार्श्व का मतलब साइड में, अधर और पार्श्व में एक जोड़ा नर जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 18वें खंड में हमारे पास क्या होता है, एक जोड़ी नर जनन छिद्र होता है, जो मैंने आपको बताया था वीडियो में भी कि वो उभरा हुआ सा जो हमें दिखते हैं वो कोकून के जस्ट नीचे। अच्छा, मैं जो कहना चाह रही थी यहाँ पे कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसको अच्छी तरह से लिखने के लिए, कि यहाँ पे आप ये लाइन छोड़ के यहाँ पे आप एक हेडिंग डाल सकते हैं, नर जनन तंत्र, ठीक है, ऐसा ही मैंने नोट्स में भी किया है, ऐसा बिल्कुल खिचड़ा नहीं बनाया, ठीक है। तो नर जनन, फिर जब मादा आएगा तो वहां पे हेडिंग लगा सकते हैं मादा जनन छिद्र या मादा जनन तंत्र, और फिर जब निषेचन आएगा तो वहां पे निषेचन की हेडिंग लगा, ऐसे कुछ हेडिंग लगा के आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे लेवल पे इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना, प्रेजेंटेशन अच्छी कर सकते हैं। 6ठे से 9वें खंड तक प्रत्येक खंड में एक थैली नुमा संरचना 4 जोड़े शुक्राणुधानियां पाई जाती है। नाम बता रहा है इसका, शुक्राणुधानियां है, मतलब कि जो टेस्टिस है, वृषण है, शुक्राणु कहाँ बनते हैं, वृषण में बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं, वहां से शुक्राणु कहाँ, वो जो नलियां है ना शुक्रवाहिका है, वहां से होकर कहां पे आके इकट्ठे हो जाते हैं, शुक्राणु धानियों में इकट्ठे हो जाते हैं। अब शुक्राणु धानियों में किसी चीज को रखना है तो आपको संरचना कैसी बनानी पड़ेगी, थैली जैसी। कोई चीज किस में रखते हो आप, थैली जैसी में, तो भाई थैली जैसी कुछ संरचनाएं होती हैं, कौन से खंड में, 6ठे और 9वें खंड में, और प्रत्येक खंड में एक छोटे थैलीनुमा संरचना होती है जिसको हम कह रहे हैं शुक्राणु धानी।
पीछे आपके बुक के पीछे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नर में जो है वो कितनी शुक्राणुधानियां होती है। ठीक है, आंसर दिख रहा है आपको यहाँ पे 4 जोड़ी। क्योंकि मुझे पता है आपको पीछे के क्वेश्चन देख के चक्कर आ रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं है, हम जो पढ़ रहे हैं उन्हीं में से वो पूछा हुआ है। काफी कुछ तो आपको अभी मिल भी गया होगा, आधे क्वेश्चन हम अभी तक कर चुके हैं। ठीक है, इस चैप्टर के पीछे के अगर क्वेश्चन को आप देखें तो बिल्कुल सीधा सीधा से क्वेश्चन है पीछे। परितुंड क्या है, परितोष क्या है, इस तरह से परिमुख क्या है। तो ये भी एक क्वेश्चन है पीछे, इसको जरा ध्यान रखें। यह मैथुन के दौरान शुक्राणुओं को प्राप्त कर संग्रहित करता है। जैसा कि मैंने कहा कि भाई क्या कर रहा है, ये वृषण से जो आ रहे हैं, कहाँ है उस वाले डायग्राम में अगर आप देखना चाहते हैं तो छठे खंड में। अब देखो यहाँ छठा है ही नहीं, चलो ठीक है, हम हमारा एनसीईआरटी वाला देख लेंगे। एक जोड़ी अंडाशय, अब यहां से मादा वाला शुरू हो गया तो आप एक हेडिंग लगा सकते हैं, मादा जनन तंत्र। एक जोड़ी अंडाशय 12वें और 13वें खंड के आंतरखंडीय पट्टों पर स्थित होते हैं। आंतरखंडीय पहले समझा चुकी हूं मैं, क्योंकि हमें पता है कि केचुए में खंड है ऐसे। तो ये क्या कह रहा है कि ये पट्ट है, खंड पट्ट बने हुए हैं जिसको हम सेप्टम कह रहे हैं। तो ये कह रहा है कि भाई 12वें और 13वें में, मान लो ये 12वां है और ये 13वां, तो यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे ऐसे आदि इधर और आदि इधर, ऐसे इधर भी आदि इधर और आदि इधर, दोनों खंडों के बीच में पट्ट में, आंतरखंडीय पट्ट में, मतलब कि दोनों खंडों के बीच जो पट्ट है उस जगह पे क्या प्रेजेंट है, एक जोड़ी। ठीक है, दोनों मिला के, ये 13वां है, ये 12वां है, या 13वां है। ये मैंने दो आपको समझाने के लिए बनाई है, एक ही बनानी है हमें। ठीक है, आंतर पट्टीय मतलब पट्ट के ऊपर बनानी है, लेकिन डायग्राम में हम पट्ट बनाते नहीं है, क्योंकि हमें मेन चीज क्या दिखानी होती है, अंडाशय दिखाने। तो फिर हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते समय इन पट्टों को गायब कर देते हैं। बनाना बीच में है बस। ठीक है, अब यहां से भी अंडवाहिनी निकलेगी। भाई अंडाशय है तो अंडवाहिनी तो निकलनी ही है। देखते हैं कहाँ है अंडवाहिनी। अंडाशय के नीचे अंडवाहिनी, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, मुखिका पाई जाती है। मुखिका का मतलब अंडवाहिनी का मुख। अंडवाहिनी, अंडाशय से अंडवाहिनी निकल रही है ऐसे नली की तरह। भाई वो कहीं ना कहीं जाके तो खुलेगी ना ट्यूबलाइट, तो उसको हम कह देते हैं मुखिका। जो अंडवाहिनी तक होती है ये आपस में जुड़कर 14th, अब 14 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि 14वें खंड में मादा जनन छिद्र होता है, वहीं पे ले जाया जा रहा है इसको। 14th खंड के अधर तल पर मात्र एक मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलती है। ठीक है, यहां से गई और ये दोनों मिल जाएंगी। कहां पे मिलेंगी ये, 14, क्योंकि 13 के बाद ही भाई 14 आता है ना। मैम की मैथ सही है, ठीक है। चलो यहाँ पे कहीं खुल रही है बीचों बीच, और ये साइड में नहीं खुलती है ना। मैंने आपसे कहा था मादा जनन छिद्र ऊपर होता है और साइड में नर जनन छिद्र होते हैं नीचे। तो ये जो है 14th खंड, और 14th खंड आपको पता है इसके बाद क्या शुरू हो जाने वाला है, इसके बाद क्लाइटेलम शुरू हो जाने वाला है। ठीक है, 14, 15 और 16, 14 से ही शुरू हो जाता है, तो यहाँ से क्लाइटेलम की शुरुआत होने वाली है, पर्याणिका जिसको हम कह रहे हैं, इधर से ही। चलिए ये देख लो, ये है आपकी केचुआ। अब यहां पे देखो ये शुक्र ग्राहिका है। अब आप बोल रहे होंगे शुक्र ग्राहिका क्या है, तो याद करो जब हमने छिद्र पढ़े थे केचुए के, तब मैंने आपसे एक स्पेशल चीज बताई थी कि ऐसे 5-6 लिख सकते हैं इसको, 6-7 लिख सकते हैं इसको, 7-8 लिख सकते हैं इसको, 8-9 लिख सकते हैं। ये देखो पट्ट के बीच में ये वही है। ठीक है, 5, 6, 7, 8 और 9 तक, ये 1, 2, 3, 4 जोड़ी शुक्र वाहिकाएं जो है वो केचुए में उपस्थित होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नंबर भी ध्यान रखना है और कौन कौन से खंड में। अब आप 5-6 लिखना चाहे या 6 से 8 लिखना चाहे, 6 से 9 लिखना चाहे, ये आपकी बुक के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वहां पे जो है वो 6 से 9 लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसने आधा आधा वाला केस नहीं किया, तो ये आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे फिर आप आ गए 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, 17वें, 18वें। ये जो है ये आपके हो गए वृषण। वृषण से देखो ये नलिका निकल रही है पीली पीली, और ये कहाँ जा रही है, 18वें खंड तक जाएगी ये, यहाँ तक, यहाँ पे जाके खुल रही है 18वें खंड के पार्श्व में।
18वें खंड के साइड में खुलती है, क्योंकि ये 18वें खंड के पार्श्व में, और यहाँ पे वो बोल रहा था 18 और 19वें खंड में क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। तो 18 और 19 और थोड़ी सी देखो 17वें में भी जा रही है, तो यहाँ पे 17 से 18 यहाँ पे पूरी फैली हुई है ये प्रोस्टेट ग्लैंड, 17, 18, 19 तीनों को कवर कर रही है। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड की नली है, और ये यहाँ पे आके यहाँ खुल रही है। ये देखो इस जगह पे दो जो है आपकी क्या है, एक जोड़ी बोला ना उसने, एक जोड़ी नर जनन छिद्र, इधर वाले का इधर खुल रहा है, उधर वाले का उधर खुल रहा है। ठीक है, दो वृषण है, दोनों से नलियां आई, प्रोस्टेट ग्लैंड में मिली, प्रोस्टेट ग्लैंड से प्रोस्टेट वाहिनी निकली जो यहाँ पे आके एक छिद्र बना रही है, और इधर से भी एक छिद्र बन रहा है, तो दो छिद्र बन रहे हैं, इसलिए एक जोड़ी छिद्र हम इसको कह रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अंडवाहिनी, ये देखो ये अंडाशय है, पीले पीले अंडे जैसे, यहाँ से जो है अंडवाहिनी निकलेगी और मिल जाती है आपस में, ये यू शेप की आपको दिख रही है, आपस में मिली हुई है, और मिल के 14th, ये रहा 14th खंड, यहाँ पे ये क्या बना रही है, एक छिद्र बना रही है, और ये बीच में बनाती है, और ये वाला हिस्सा जो है वो क्लाइटेलम होता है, आपको पता ही है। ठीक है, उसके नीचे हमारे जनन पेपिला आ जाते हैं, यहाँ पे ये दो डॉट आपको दिख रहे हैं, ये जनन पेपिला है, और कुछ अतिरिक्त ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। वही कुछ जनन में म्यूकस सिक्रीट करना हो या कोकून निर्माण करना हो, आपको पता है कोकून निर्माण क्लाइटेलम में होता है, ये हमने पहले भी देखा था। चलिए, तो ये है आपका क्या, केंचुए का जनन तंत्र। ज्यादा टफ नहीं है, खंडों को आप एक बार याद करना थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन एक दो बार करेंगे तो हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि निषेचन कैसे होता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि इसके अंदर ही नर है, इसके अंदर ही मादा है, तो ये ऐसे नहीं कि घर घर में इन्होंने क्या कर लिया, अंडों और स्पर्म का एक्सचेंज कर लेते हैं, इनको फ्रीडम पसंद है। क्या होता है कि जब जनन काल आता है केंचुए का, कब आता है, अभी जैसा मौसम चल रहा है भाई बारिश का, ठीक है, तो बारिश के मौसम में आपने देखा होगा केंचुए बहुत दिखते हैं इनको, कि इनका जनन काल चल रहा होता है। अब ये ऐसे गुच्छों के रूप में एक दूसरे से ऐसे लिपटे हुए रहते हैं, है ना, आपस में ऐसे ऐसे, देखी भी हूँ आपने। एक मेरा मिस हो गया खतरनाक वाला सीन, मैंने सोचा चलो आके रिकॉर्ड कर लूंगी, आके आई तो वहां पे तो भाई सब साफ ही हो चुका था। वहां पे बस ऐसे बस केंचुओं से, अंडे में से जो कोकून में से केंचुए निकले थे, मतलब 200-400 कम से कम वो केंचुए होंगे जो वहां पे घूम रहे थे। वीडियो बनाना मिस हो गया मेरा। ठीक है, तो क्या होता है, दो केंचुए आपस में पास आते हैं, मतलब दो ही नहीं आते, बहुत सारे ऐसे लिपटे रहते हैं, उसमें से दो पास पास जैसे ही आते हैं और इनका जनन काल चल रहा होता है, तो ये क्या करते हैं, जैसे कि ये एक केंचुआ है, ये एक केंचुआ है, दूसरा ये, ऐसे लिपट जाएंगे ऐसे, है ना। सांप भी ऐसे ही जनन करते हैं, सांपों को कभी आपने देखा हो। अब ये जब जनन कर दें तो इनके जो जनन छिद्र हैं, है ना, जनन छिद्र, एक का 14वें में है और एक का नर वाला जो 18वें में है और मादा वाला 14th में है। तो जब ये पास आते हैं तो अपने शुक्राणुओं और अंडाणुओं को चेंज कर लेते हैं। अंडाणु को तो नहीं करते, शुक्राणु ही करते हैं, क्योंकि शुक्राणु वहां पे पड़े रहते हैं, कहाँ पे, शुक्रधानियों में। शुक्रधानियां है ना इनके पास, वो 4 जोड़ी शुक्रवाहिका है जहां से शुक्राणु इकट्ठा होते हैं और निकलते हैं, तो इनकी थैलियां बनी हुई रहती है शुक्राणुओं की। अब ये जैसे ही पास में आते हैं तो एक कछुआ अपने शुक्राणु उसको दे देता है केंचुआ, और दूसरा केंचुआ अपने शुक्राणु उसको दे देता है, ऐसे एक्सचेंज कर लेते हैं अपने अपने शुक्राणुओं को। ठीक है, फ्लिप कर लेते हैं, अंडाणु वहीं के वहीं रहते हैं। शुक्राणुओं के आपस में आदान प्रदान की क्रिया मैथुन कहलाती है, जिसको हम कॉपुलेशन कहते हैं, मतलब वही दोनों का संगम, मिलान। जब एक कृमि दूसरे कृमि को पाता है इन द सेंस कि भाई अचानक ही मिलते हैं, उनका कोई प्री प्लानिंग नहीं होती कि आज डेट पे जाना है ना, आज मेरी जो है वो दूसरे कछुए से डेट पे ली हुई है, मैंने उसको डेट दी हुई है, कोई कैंडल लाइट डिनर, ऐसा नहीं, मतलब वही गुच्छे में कहीं आपस में चिपक जाते हैं। तथा उनके जनन द्वार को हम जनन द्वार भी कह सकते हैं भाई, वही ओपनिंग जो कि 14th वे में और 18th वे में है, एक दूसरे के पास पास में आते हैं, तो वे अपने शुक्राणुओं से भरे थैलों को
इन्हें शुक्राणुधर, जिन्हें शुक्राणुधर कहते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, वो जो थैले बना रखे हैं इन्होंने शुक्राणुओं के, जिनको हम क्या कह रहे हैं, शुक्राणुधर कह रहे हैं, स्पर्मेथिका इंग्लिश में कहते हैं, उनको एक्सचेंज कर लेते हैं, बदल देते हैं। तो भाई क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो गया है, ये दोनों ने क्रॉस किया है, इसने उसको अपने दे दिए, अपने उसको इसने दे दिए। ठीक है, पर्याणिका, पर्याणिका मतलब वही क्लाइटेलम की ग्रंथि। मैंने कहा था क्लाइटेलम में ग्रंथि होती है जो काम आएगी, म्यूकस सिक्रेशन करेगी और जनन में भी सहायक होती है। तो ये जो ग्रंथि होती है कोशिका द्वारा ककून उत्पन्न, कोकून में परिपक्व शुक्राणु व अंड कोशिकाओं तथा तरल जमा किया जाता है। क्या होता है भाई, दोनों केचुए पास में आए, ये आपकी क्लाइटेलम है केचुए की, है ना, ये इसके खंड है। एक और केचुआ पीले कलर का बना देते हैं, ये आया केचुआ। अब ये पास पास ऐसे आएंगे कि इनके दोनों के जनन छिद्र मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई एक का जनन छिद्र इस कोने में पड़ा है, मतलब बहुत दूर है, एक का इधर है, मतलब ऐसा संयोग होना चाहिए कि दोनों के जनन छिद्र पास में आए, वरना फिर वो खिसक खिसक के ऐसा एडजस्ट भी करते हैं। तो भाई क्लाइटेलम में एक ग्रंथि होती है जो क्या करती है, कोकून का निर्माण करती है। सिंगल फॉर्म में हम इसको ककून भी कह देते हैं, जैसा यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, कोकून का निर्माण करती है। इन कोकून में क्या होता है, इन कोकून में ये कोकून है, ठीक है, ऐसे ही होते हैं थैले लाइक, पीले कलर की संरचना है, पीली सी सफेद सी। इनके अंदर अंडाणु और शुक्राणु मिल जाते हैं। अंडाणु तो खुद के और शुक्राणु जो बाहर से उसने एक्सचेंज किए हैं वो मिल जाते हैं। और ये कोकून अब यहीं पे पड़े रहते हैं, कहाँ पे, पर्याणिका में। आप सोचो केचुआ इतना सा, उसके अंदर कोकून, वो भी बहुत सारे। ऐसा कहा जाता है कि जो स्पीशीज हम पढ़ रहे हैं, मतलब कि केचुए की, फेरेटिमा की, आपको साइंटिफिक नेम बताया है कि मैंने, केचुए का जनरली साइंटिफिक नेम जो है वो फेरेटिमा है। और हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें नहीं पता, बुक वाले ने के अनुसार हम ये कह रहे हैं कि हम इंडियन केचुए को पढ़ रहे हैं, तो हम जो है फेरेटिमा लुब्रिकेंटा को पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें जनरली ऐसा कहा जाता है कि एक बार में 1 से 20 कोकून का निर्माण होता है। अभी नीचे आएगा, और भी स्पीशीज होती है केचुए की, जैसे फेरेटिमा पोस्थ्यूमा, ये भी एक स्पीशीज होती है, लेकिन हम जो है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये कह रहा है कि 1 से 20 तक कोकून का निर्माण होता है। और इसमें बहुत सारे, भाई मैंने एक एक अंडाणु और एक एक शुक्राणु बनाए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मान लो एक और पेयर जो है अंडाणु और शुक्राणु का होगा। अब ये केचुआ क्या करता है, अपने कोकून को बाहर निकाल देता है। अभी निषेचन नहीं हुआ है, ठीक है, निषेचन एवं परिवर्धन कोकून के अंदर होता है, जिसे कृमि मृदा में छोड़ देता है। कोकून बाहर निकाल दिए इसने, अब मृदा के अंदर बाद में क्या होगा, अंडाणु और शुक्राणु मिलेंगे और क्या बनाएंगे भाई, जाइगोट बनाएंगे। अंडाणु और शुक्राणु, शुक्राणु हमारा ऐसा होता है, दोनों मिले और क्या बनाया, जाइगोट बना दिया। ठीक है, ये कोकून के अंदर ही रहेगा। परिवर्धन समझ गए, परिवर्धन का मतलब डेवलपमेंट, निषेचन का मतलब अंडे और शुक्राणु का मिलना, और परिवर्धन का मतलब उसका बनना। केचुए में कोई लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती, ये आपको ध्यान रखना है। अंड व शुक्राणु कोशिका का कोकून के अंदर ही निषेचन हो जाता है। ठीक है, कोकून के अंदर निषेचन होता है। कृमि इन्हें अपने शरीर से अलग कर देता है, वह मृदा व नम स्थान के ऊपर या अंदर छोड़ देता है। कृमि भ्रूण कोकून में रहते हैं। ठीक है, वो जो कोकून बना है, वो कृमि का जो भ्रूण है वो उस कोकून के अंदर रहता है, एम्ब्रियो के अंदर। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा, वो उस कोकून के अंदर रहता है। लगभग 3 सप्ताह के बाद लगभग 4 की औसत से कोकून 2 से 20 शिशु कृमि का निर्माण करते हैं। 3 सप्ताह तो इसको क्या लगेंगे, भ्रूण बनने में लगेंगे। ठीक है, उसके बाद 4 की औसत से, मतलब कि क्या हो सकता है, एक कोकून के अंदर कितने भ्रूण हो सकते हैं, 4 भ्रूण तो हो ही सकते हैं, लगभग बोल रहा है। ठीक है, और ऐसे के ऐसे कितने कोकून है इसके पास, 20 है ना, हम माने मैक्सिमम संख्या हम माने तो 20 है, तो लगा लो 20 × 4 कितने हो गए।
कृमि का निर्माण करता है। कृमि में परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष हम पढ़ चुके हैं, हम पूरा एनिमल साइकोलॉजी एनाटॉमी को पढ़ के आए हैं, फिजियोलॉजी को पढ़ के आए हैं। हमने पढ़ा है कि ऐसे भ्रूण परिवर्तन जिनमें लार्वा अवस्था नहीं होती है उन्हें हम डायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि प्रत्यक्ष परिवर्तन कहते हैं, अर्थात लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। ठीक है, इनमें लार्वा नहीं बनता, सीधा क्या बनता है, वयस्क के जैसा भ्रूण बनता है। अभी कई बच्चे वापस पूछ रहे होंगे लार्वा क्या होता है, तो ये हम पिछले चैप्टर में काफी बार पढ़ के आए हैं। ठीक है, अगर मान लो मेंढक का लार्वा होता है टेडपोल, जो मेंढक जैसा नहीं दिखता। लार्वा वो अवस्था होती है जो वयस्क से बिल्कुल अलग दिखती है, उसको देख के हम पता नहीं लगा सकते कि ये किसका लार्वा है, किस एनिमल का है। और जिनमें लार्वा नहीं बनता उनमें डायरेक्ट एनिमल बनता है, मतलब कि केंचुए का बच्चा केंचुए जैसा ही दिखेगा, है ना, उसको आप देख के पता कर सकते हो कि हाँ ये केंचुआ है। जैसे सांप का बच्चा जो है वो सांप जैसा ही दिखेगा, छोटा होगा तो भी उसके चलने का स्टाइल, है ना, ऐसे गुजु गुजु गुजु। वीडियो देखा है बच्चों ने मेरा, ठीक है, सांप के बच्चे का घर के अंदर निकला था वो, तो डरते तो अपन है नहीं, वीडियो बनाएंगे अपन का सांप का। ठीक है, चलो ये देखो इस तरह से ये क्या होते हैं भाई, लिपट जाते हैं आपस में। और ये वो दो केंचुए हैं जो आपस में लिपटे हुए हैं और इनके अंदर देखो भरे पड़े हैं, इनके यहाँ पे आपको फूली फूली सी कुछ संरचनाएं दिख रही होंगी। ये तो कोकून है, सॉरी ये तो क्लाइटेलम है, ये वाले वाइट वाइट हल्के हल्के। यहाँ बीच में इनके ये भरे हुए हैं शुक्राणु की थैलियाँ, ये आपस में क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। और उसके बाद अगर आपको पता करना है कि ये केंचुआ प्रेग्नेंट है या नहीं, तो ये आपको पता भी चल जाएगा। उसके जो ये होता है ना क्लाइटेलम, वो काफ़ी फूल जाता है। नॉर्मली क्लाइटेलम आपको बस ऐसा दिखता है ना, अलग सा। लेकिन अगर ये प्रेग्नेंट है यानी कि इसके अंदर बेबीज हैं, तो ये कुछ आपको अलग सा ऐसे मोटा सा फूल जाएगा, ये ऐसे। इसका कलर भी थोड़ा रेडिश टाइप का हो सकता है, ऐसे रहेगा ये, ऐसे फूल जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर कोकून है। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे अब आप कैसे क्या होता है। ठीक, तो और क्या कर सकते हैं आप इसमें एडिंग, वही जो मैंने कहा बीच बीच में आप पॉइंट लगा लो, तो इतना ही आपके जनन तंत्र है, बीच में नर मादा और निषेचन और इसको बना लो। तो इस तरह बेबीज होते हैं और फिर जैसे ही वो आता है वो चालू हो जाते हैं अपना घूमना और अपना जीवन में अपन शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये था केंचुए का जनन तंत्र, जो छोटा सा था बिल्कुल। और इसी के साथ आज का हमारा जो क्लास है, आज की हमारी जो क्लास है, वीडियो लेक्चर है, वो यहीं पे ख़त्म होता है। कुछ बच्चे जो हमेशा पूछते रहते हैं कि मैम हमें क्लास नहीं दिखती, तो प्लीज़ आप जो है चैनल जो क्लास है उसके नीचे सब्सक्रिप्शन का एक वो आता है, उसको दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको अपने आप जो है क्लास दिखने लग जाएगी। जो क्लास आपको देखनी है उसके नीचे, है ना, वरना दूसरी क्लासेस भी दिखेंगी। चलिए, तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं हमारा आज का लेक्चर। मिलेंगे अगले वीडियो में और देखेंगे कॉकरोच का वीडियो, क्योंकि नेक्स्ट इसके बाद कॉकरोच शुरू होने वाला है।